हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने कुछ अपने इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम उनसे आगे के अमेंडमेंट एक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, आगे पढ़ने से पहले हमने जो पहले पढ़े थे ना, उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था वो कब आया था? 1951 में। इसमें देखिए क्या किया गया था, जो फंडामेंटल राइट्स थे ना उनमें चेंजेस किए गए थे। तो इसमें क्या था, एक तो आर्टिकल 15 में क्लॉज 4 जोड़ा था और एक आर्टिकल 19 में क्लॉज 6 जोड़ा था। और इसके साथ साथ जो राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी था ना, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी भी पहले फंडामेंटल राइट होता था और इसमें मेजर चेंजेस किए थे इन्होंने। ठीक है, देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको यहाँ से गलत बता दिया था कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी को आर्टिकल 300A में रख दिया था और इसे लीगल राइट बना दिया था। लेकिन यहाँ पर इसे आर्टिकल 300A में नहीं रखा था, ना ही लीगल राइट बनाया था। यहाँ पर इसमें सिर्फ चेंजेस किए थे। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है, आप इसको यहाँ से करेक्ट कर लीजिएगा। इसके साथ साथ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में एक 9 शेड्यूल को भी शामिल किया गया था। इससे पहले कितने शेड्यूल थे? 8। और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 9 शेड्यूल को शामिल किया गया और ये किससे रिलेटेड था? लैंड रिफॉर्म एक्ट से। तो आपको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पता चल गया कि उसमें क्या क्या था। उसके बाद जो हमारा आया था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये कब आया था? 1956 में। इसमें क्या किया गया था? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, कि भाई जो हमारे स्टेट्स थे उनको अच्छे से रीऑर्गेनाइज किया गया था। इसके बाद जो हमारा आया था 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये कब आया था? 1961 में। इसमें क्या था, जो दादरा एंड नगर हवेली था उसे इंडियन टेरिटरी का हिस्सा बनाया गया था। उसके बाद 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1962 में। इसमें किसे बनाया गया था? गोवा, दमन एंड दीव को किसका? इंडियन टेरिटरी का हिस्सा बनाया था। उसके बाद जो हमारा आया था 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये भी कब आया था? 1962 में। इसमें क्या किया गया था? एक आर्टिकल 371A इसको जोड़ा गया था और ये किसके लिए था? नागालैंड के लिए स्पेशल प्रोविजन के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या था? नागालैंड के लिए स्पेशल प्रोविजन थे। उसके बाद देखिए, जो हमारा 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1962 में। इसमें क्या था? ये पौंडीचेरी के लिए था। किसके लिए था? पौंडीचेरी के लिए। तो आपको ये बात याद रखनी है। इसके बाद आया था हमारा 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये कब आया था? 1961 में। तो ये किससे रिलेटेड था? आर्टिकल 324। इसमें आर्टिकल 324 में क्या है? इलेक्शन कमीशन है। तो इसमें इलेक्शन कमीशन की जो ड्यूटीज होती है ना, उनको क्लियर किया गया था कि भाई इलेक्शन कमीशन ये काम करेगा, ये काम नहीं करेगा। इसके बाद जो हमारा आया था 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये कब आया था? 1967 में। इसमें क्या था, जो सिंधी लैंग्वेज थी ना, सिंधी लैंग्वेज को 15th रीजनल लैंग्वेज के रूप में 8th शेड्यूल में शामिल किया था। तो देखिए, इससे पहले क्या होता था, हमारी कितनी 14 लैंग्वेज थी और बाद में 21वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में सिंधी को 15th रीजनल लैंग्वेज के रूप में शामिल कर दिया गया था। उसके बाद देखिए आया था 22nd अमेंडमेंट एक्ट में क्या किया गया था? मेघालय को फुल फ्लेज्ड स्टेट का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है। उसके बाद देखिए, जो हमारा आया था 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसको हम कई बार पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या किया गया था, जो गोलकनाथ केस की जजमेंट थी उसको क्या कर दिया था? न्यूट्रलाइज कर दिया था। और आर्टिकल 368 एंड आर्टिकल 13 इनके बीच में जो भी डिफरेंसेस होते थे उनको खत्म किया गया था कि भाई ये दोनों क्या काम करेंगे, क्या काम नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो आया था 26th अमेंडमेंट एक्ट, इसमें क्या था कि भाई जो भी प्रिंसली स्टेट्स एंड प्रीवी पर्सेस थे ना, प्रिंसली स्टेट्स और उनके प्रीवी पर्सेस, उनको ना उनके रूलर्स थे, उनको उनके रिकॉग्निशन को विड्रॉ कर दिया गया था। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारे आए थे 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसमें क्या किया गया था? सिक्किम को फुल फ्लैश स्टेट का दर्जा दिया गया था। 22nd से किसे दिया गया था? मेघालय को। और 36 से किसको दिया गया? सिक्किम को। इसके बाद देखिए आए थे हमारे 38th एंड 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। आप इनको भी एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वैसे यहाँ से इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, जो इंपॉर्टेंट है आप उनको अच्छे से याद कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आ जाता है हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये कब आया था? 1976 में। देखिए, जो ये अमेंडमेंट एक्ट है इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ना बहुत सारी चीजें जोड़ी गई थी। इसमें ना टोटल 54 क्लॉजेज जोड़े गए थे, इसलिए ही इसे क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, इस टाइम क्या था, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और इंदिरा गांधी जी की सरकार में ना इंडिया की जो इंटरनल सिचुएशन थी वो थोड़ी खराब चल रही थी। तो इस टाइम ना इंदिरा
गांधी ने इमरजेंसी लगा रखी थी। और इस टाइम जो प्रेसिडेंट इस टाइम कौन थे? फर्रुखदीन अली अहमद। कौन थे? फर्रुखदीन अली अहमद। ये बातें आपको याद होनी चाहिए क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो देखिए इसमें क्या क्या शामिल किया गया था। देखिए 54 क्लोजेस को शामिल किया गया था, लेकिन 54 के 54 को आपको याद नहीं करना है, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उन्हें ही आपको पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या किया गया था। द 42nd अमेंडमेंट मेड फंडामेंटल चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर एंड इट इनकॉर्पोरेटेड द वर्ड्स सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी इन द प्रीएम्बल। तो सबसे पहली बात, जो प्रीएम्बल में ये 3 वर्ड जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, तो ये तीनों वर्ड आपको याद रखनी है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट से सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी 3 वर्ड्स को जोड़ा गया था। इसके बाद देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड इन पार्ट 4A। हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्समेंट में लाया गया उस टाइम फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं थी, लेकिन 42nd अमेंडमेंट एक्ट से फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया और इसे किस पार्ट में रखा गया? पार्ट 4A में। देखिए इस टाइम जो फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था उस टाइम टोटल कितनी को ऐड किया गया था? 10 को, लेकिन आज के टाइम में कितनी है? 11। तो जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया था वो कब जोड़ा गया था? 86 अमेंडमेंट एक्ट से। इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। तो जो ये 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी थी ये किससे रिलेटेड थी? राइट टू एजुकेशन से, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या किया गया था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वर गिवन प्रेसिडेंस ओवर फंडामेंटल राइट्स एंड एनी लॉ मेड टू दिस इफेक्ट बाय द पार्लियामेंट वाज केप्ट बियॉन्ड द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू बाय द कोर्ट। देखिए इसमें क्या कहा गया था कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे उन्हें फंडामेंटल राइट से ज्यादा प्रेसिडेंस दी गई थी, यानी कि उन्हें प्राथमिकता दी गई थी। और जो ये सिचुएशन थी इसको किससे कि भाई इस चीज का जुडिशियल रिव्यू भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया था? फंडामेंटल राइट से ज्यादा प्रेसिडेंस किसको दी गई थी? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को। आगे देखिए क्या कहा गया है। इट मेड द पावर ऑफ पार्लियामेंट सुप्रीम। इसने पार्लियामेंट की पावर को सुप्रीम बनाया सो फार एज अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंसर्न्ड, जिसके द्वारा क्या कर सकता है? पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकता है किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके बाद देखिए इट अथोराइज्ड द सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर सर्टेन केसेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर एंड रीडिफाइन द रिट जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। तो इसमें ये कहा गया कि इसमें ना सुप्रीम कोर्ट को ये अथॉरिटी दे दी गई कि वो ना किसी भी केस को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है और हाई कोर्ट जो भी रिट लगाता है ना उसको भी वो रीडिफाइन कर सकता है। तो इसने सुप्रीम कोर्ट को भी ज्यादा पावर दे दी गई, ठीक है। इसके बाद देखिए इट प्रोवाइडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स फॉर स्पीडी जस्टिस। इसने ये भी कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बनाई जाएंगी किसके लिए? ताकि जल्दी से जल्दी जो जस्टिस है उसका काम हो सके, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स किसके द्वारा बनाई गई? 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, ठीक है। आगे देखिए इट एम्पावर्ड द सेंटर। इसने सेंटर को भी ये पावर दी टू डिप्लॉय आर्म्ड फोर्सेस इन एनी स्टेट टू डील विद द ग्रेव लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस। इसने ये कहा कि भाई सेंटर को ये पावर दे दी गई कि ना वो कोई भी आर्म्ड फोर्सेस को डिप्लॉय कर सकता है, लगा सकता है किसी भी स्टेट में। क्या करने के लिए? टू डील विद द ग्रेव लॉ, जो भी कानून बनाए जाते हैं एंड ऑर्डर सिचुएशन, और उसको लागू करने के लिए वो कोई भी ऐसी आर्म्ड फोर्सेस को डिप्लॉय कर सकता है। ये पावर किसे दी गई? सेंटर को। किसे दी गई? सेंटर को, ठीक है। आगे देखिए इट अथोराइजेज द प्रेसिडेंट टू मेक प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी फॉर एनी पार्ट ऑफ द कंट्री और टू होल ऑफ इंडिया। इसने प्रेसिडेंट को ये अथॉरिटी दे दी कि वो इमरजेंसी लगा सकता है या तो इंडिया के किसी एक पार्ट में या पूरे होल इंडिया में, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट को पावर दे दी गई। इट मेड इट ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और प्रेसिडेंट के लिए ये ऑब्लिगेटरी कर दिया गया कि जरूरी कर दिया गया कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर काम करेगा, ठीक है। किस पे? कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर ही काम करेगा। और टेन्योर ऑफ द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबलीज वाज इंक्रीज्ड बाय 1 ईयर। और लोकसभा और स्टेट असेंबलीज का जो टेन्योर था उसको 1 साल बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो देखिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ। एक तो सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी 3 वर्ड प्रीएम्बल में जोड़े गए। उसके बाद देखिए क्या किया गया कि पार्लियामेंट को ज्यादा पावर दे दी गई कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को क्या पावर दी गई कि भाई वो किसी भी केस को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बनाई जा सकती हैं।
ठीक है, और आर्म्ड फोर्सेस को भी डिप्लॉय किया जा सकता है। प्रेसिडेंट को इमरजेंसी लगाने की अथॉरिटी दे दी गई, लेकिन प्रेसिडेंट के लिए क्या भी ऑब्लिगेटरी कर दिया गया कि वही वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर काम करेगा। ठीक है, और टेन्योर ऑफ द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज इंक्रीज्ड बाय 1 ईयर। ठीक है, तो देखिए आपको 42nd अमेंडमेंट एक्ट की जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो अच्छे से याद हो गई। इसके बाद देखिए जो आ जाता है 43rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1977। तो ये देखिए अमेंडमेंट एक्ट कब आया था, 1977 में, और इसको एनफोर्समेंट में कब लाया गया था, 13 अप्रैल 1978 को। तो देखिए इसमें क्या हुआ था, द 43rd अमेंडमेंट ओमिटेड मैनी आर्टिकल्स इंसर्टेड बाय 42nd अमेंडमेंट। इसने क्या किया, 42nd अमेंडमेंट एक्ट में ना जो भी आर्टिकल्स को ऐड किया गया था उनको ओमिट कर दिया, हटा दिया। क्योंकि देखिए क्या था, जब 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, और जब ये 43rd अमेंडमेंट एक्ट आया इस टाइम जनता सरकार थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो भी चेंजेस किए थे ना उनके बहुत सारे ऐसे पार्ट्स को हटा दिया, ओमिट कर दिया। आगे देखिए, इट रिस्टोर्ड द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स। और इसने क्या कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन को ना रिस्टोर कर दिया जाए, विच हैड बीन कर्टेल्ड अंडर द आर्टिकल 42nd अमेंडमेंट। जो 42nd अमेंडमेंट में क्या कर दी गई थी, कर्टेल्ड कर दी गई थी। ठीक है, तो ये बातें किसमें कही गई, 43rd अमेंडमेंट एक्ट में। इसके बाद देखिए हमारा जो इंपॉर्टेंट आ जाता है वो है 44th अमेंडमेंट एक्ट। जैसे कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही 44th अमेंडमेंट एक्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कब आया था, 1978 में, और ये एनफोर्समेंट में कब आया, जून से सितंबर 1979 में। अब देखिए इसमें क्या हुआ, द अमेंडमेंट वाज ब्रोट बाय द जनता पार्टी गवर्नमेंट। तो जो ये अमेंडमेंट था ये किसके द्वारा लाया गया, जनता पार्टी गवर्नमेंट के द्वारा, विच रिपील्ड सम ऑफ द चेंजेस इफेक्टेड बाय द 42nd अमेंडमेंट, ओमिटेड अ फ्यू एंड प्रोवाइडेड ऑल्ट्रेशन। तो इसने क्या कहा कि भाई 42nd अमेंडमेंट में जो भी चेंजेस आए थे ना, कुछ तो बिल्कुल रिपील कर दिए, कुछ को ओमिट कर दिया गया, और कुछ थोड़े थोड़े चेंजेस करके उनको ऑल्टर कर दिया गया और उनको रख लिया गया। ठीक है, तो ये काम किसमें किया गया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। इसमें देखिए राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी वाज टेकन अवे फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट एंड प्लेस्ड इन अ न्यू आर्टिकल 300A एज एन ऑर्डिनरी लीगल राइट। तो देखिए ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या किया गया था, इसमें चेंजेस किए गए थे, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या किया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट की लिस्ट से हटाकर आर्टिकल 300A में रख दिया गया और उसे क्या बना दिया गया, एक ऑर्डिनरी लीगल राइट बना दिया गया। तो ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। इसके बाद देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट could be questioned in the court on the ground of malafide. 42nd अमेंडमेंट हैड मेड इट इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। अब देखिए क्या किया गया कि भाई जो प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगाता है ना, कि भाई इसने क्या कहा था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने क्या कहा था कि भाई प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा सकता है, लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट में क्या कहा गया कि प्रेसिडेंट इमरजेंसी तो लगा सकता है, लेकिन उसे क्वेश्चन किया जा सकता है किसी भी कोर्ट में। उसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ये पूछ सकते हैं कि भाई तुमने ये इमरजेंसी क्यों लगाई है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट में क्या किया गया था, इसे जुडिशियल रिव्यू से इम्यून रखा गया था, यानी कि उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। लेकिन 44th में क्या कहा गया कि भाई उसे क्वेश्चन किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ मैलाफाइड। ठीक है, तो ये बात आपको यहां से याद रखनी है। आगे देखिए, इट ब्रॉट द रिवोकेशन ऑफ अ प्रोक्लेमेशन अंडर पार्लियामेंट्री कंट्रोल। In Article 352 regarding national emergency, the words internal disturbance were substituted by the word armed rebellion। अब देखिए ये बात यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन आर्टिकल 352 में क्या कहा गया है कि नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, लेकिन उससे पहले क्या था, जो ये नेशनल इमरजेंसी थी ना, इसको किस वर्ड से हम डिनोट करते थे, इंटरनल डिस्टर्बेंस से। लेकिन इस समय क्या किया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट में, जो ये इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड था ना, इसको रिप्लेस कर दिया किससे, आर्म्ड रिबेलियन से। अब इसे क्या कहा जाने लगा, आर्म्ड रिबेलियन, कि भाई नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है जब आर्म्ड रिबेलियन की सिचुएशन हो। देखिए नेशनल इमरजेंसी कैसे लगती है, जब हमारे देश में कोई भी वार जैसी सिचुएशन हो, तो उस टाइम हमारी सरकार को जैसा लगेगा कि भाई नेशनल इमरजेंसी लगानी चाहिए, तो वो नेशनल इमरजेंसी लगा देती है।
इट अथोराइज्ड द प्रेसिडेंट टू रेफर बैक द एडवाइस टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर रिकंसिडरेशन बट मेड इट बाइंडिंग फॉर द प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन द रिकंसिडर्ड एडवाइस। इसने क्या कहा, प्रेसिडेंट को ये कहा था ना उसमें कि भाई 42 में क्या कहा था कि प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर काम करेगा। इसमें क्या कहा गया कि प्रेसिडेंट को क्या अथॉरिटी दे दी गई कि भाई वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो एडवाइस है उसको रेफर बैक कर सकता है, यानी कि उसको वापस भेज सकता है। लेकिन अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है जो उसको दोबारा से प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं कि भाई इस पर आप अपनी सहमति दे दो, तो प्रेसिडेंट के लिए वो ऑब्लिगेटरी कर दिया गया। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोबारा से भेजती है तो प्रेसिडेंट को बाइंड कर दिया गया भाई कि उसको तुम मानो, ठीक है। तो पहले 42 में क्या कहा गया था कि प्रेसिडेंट सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर काम करेगा, लेकिन 44 में प्रेसिडेंट के पास क्या भाई बाइंडिंग है ये कि उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात को मानना होगा। आगे देखिए, द पावर ऑफ द कोर्ट्स टू डिसाइड डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर वाज रिस्टोर्ड। तो देखिए इसमें क्या कहा गया कि भाई जब प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर इनके इलेक्शन होते हैं और उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको कौन हैंडल करेगा, कोर्ट हैंडल करेगा, ठीक है। तो ये पावर है जो वो कोर्ट को किसने दी, 44th अमेंडमेंट एक्ट ने। आगे देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑन पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर वाज प्रोवाइडेड कि भाई इसने क्या कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दी गई किसको, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर की जो भी प्रोसीडिंग्स होती है ना कि भाई उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दे दी गई, ठीक है। तो ये किस में दे दी गई थी, 44th अमेंडमेंट एक्ट में। तो देखिए यहाँ से आपको 44th अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पता चल गया कि 44th में क्या क्या इंपॉर्टेंट था। 44th में क्या क्या इंपॉर्टेंट था, एक तो राइट टू प्रॉपर्टी को क्या कर दिया गया, आर्टिकल 300A में लीगल राइट बना दिया गया। उसके बाद क्या था कि भाई जो ये नेशनल इमरजेंसी वाला था, इंटरनल डिस्टर्बेंस हटाकर क्या कर दिया गया, आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया, ठीक है। और आगे जो ये था प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर के जो इलेक्शन में डिस्प्यूट्स होगा उसको कौन हैंडल करेगा, कोर्ट हैंडल करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारा आ जाता है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। तो देखिए अब इसमें क्या हुआ था, दिस अमेंडमेंट वाज ब्रोट अबाउट ड्यूरिंग राजीव गांधी रेजिम। तो ये किस टाइम में लाया गया था, जब राजीव गांधी रेजिम विद अ व्यू टू पुट एन एंड टू पॉलिटिकल डिफेक्शंस। तो इसमें ना जो पॉलिटिकल डिफेक्शंस था ना उसका एंड कर दिया गया, यानी कि देखिए एक 10th शेड्यूल था, 10th शेड्यूल किससे रिलेटेड था, एंटी डिफेक्शन लॉ से। यानी कि जो पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं और उनके जो नेता होते हैं वो ना क्या करते हैं भाई अपने पर्सनल कारणों की वजह से ना कभी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में स्किप कर गए और दूसरी पार्टी से फिर तीसरी में कर गए, तीसरी से फिर पहली में कर गए। तो जो ये 52nd अमेंडमेंट एक्ट किया गया, लाया गया, इसमें क्या किया गया, जो ये पॉलिटिकल डिफेक्शन था ना दल बदल वाला, इसका एंड कर दिया गया और एक 10th शेड्यूल को ऐड कर दिया गया किसमें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो देखिए जो हमारा 9th शेड्यूल था उसको किसमें, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया था और 10th को किसमें जोड़ा गया, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए आ जाता है हमारा 55th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1986। इसको एनफोर्समेंट में कब लाया गया था, 1987 में। द फॉर्मेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश टुक प्लेस विद स्पेशल पावर्स गिवन टू द गवर्नर। तो इसमें क्या था, अरुणाचल प्रदेश का जो फॉर्मेशन था उसने क्या किया, गवर्नर को कुछ स्पेशल पावर दे दी, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का फॉर्मेशन किया गया और वहां का जो गवर्नर था उसे स्पेशल पावर दे दी गई। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर अ 30 मेंबर स्टेट असेंबली, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया कि भाई जो 30 मेंबर स्टेट असेंबली थी वो भी यहां पर बना दी गई, ठीक है। तो 55th किससे रिलेटेड था, अरुणाचल प्रदेश से। तो आपको ये बात याद रखनी है। आगे देखिए आ गया 56th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987। इसमें क्या किया गया, गोवा वाज मेड अ फुल फ्लेज्ड स्टेट विद अ स्टेट असेंबली बट दमन एंड दीव वाज स्टेड एट यूटी। तो देखिए इसमें क्या था, 56th अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ, गोवा को ना एक स्टेट बना दिया गया। पहले क्या था, जब 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, गोवा, दमन एंड दीव उनको इंडियन टेरिटरी में शामिल किया था और उसे एक यूटी बनाया था, ठीक है, कि भाई ये यूनियन टेरिटरी है। लेकिन जब 56th अमेंडमेंट एक्ट आया तो गोवा को स्टेट का दर्जा दे दिया गया और दमन एंड दीव है वो क्या ही बने रहे, यूटी ही बने रहे। तो ये बात किसमें हुई, 56th अमेंडमेंट एक्ट में। इसके बाद देखिए हमारा आया था 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987। इसमें देखिए क्या हुआ था, एन अथॉरिटेटिव टेक्स्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी वाज प्रोवाइडेड टू द पीपल ऑफ इंडिया बाय द प्रेसिडेंट। तो देखिए इसमें क्या था, एक अथॉरिटेटिव टेक्स्ट था ना कॉन्स्टिट्यूशन का, किसमें, हिंदी लैंग्वेज में,
वो प्रोवाइड किया गया किनको, पीपल ऑफ इंडिया बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा इंडिया के लोगों के लिए ना एक हिंदी में कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कराया गया। ठीक है, तो किसके लिए, पीपल ऑफ इंडिया। तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि भाई ऐसा कौन सा अमेंडमेंट एक्ट आया था जिसमें प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में प्रोवाइड कराया था पीपल ऑफ इंडिया को। ठीक है, तो ये बात आपको यहां से याद रखनी है। इसके बाद देखिए आ गया था हमारा 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988, और ये एनफोर्समेंट में कब आया था, 1989 में। इसमें देखिए क्या हुआ था, इट ब्रोट अबाउट एन अमेंडमेंट टू आर्टिकल 326 फॉर द रिडक्शन ऑफ वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18। तो देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि भाई जब वोट देने की उम्र 21 से 18 साल की गई थी, पहले वोट देने की जो एज होती थी वो 21 साल थी, लेकिन बाद में उसको 18 साल कर दी गई, तो वो कब की गई थी, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, 61 में। कब, 61वें में, और ये कब हुआ था, 1988 में। और ये किस आर्टिकल के अंडर आता है, आर्टिकल 326 के अंडर। तो ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा आया था 62nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989। तो देखिए इसमें क्या कहा गया था, इट इंक्रीज द पीरियड ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स प्रोवाइडेड टू द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स फॉर अनदर 10 ईयर्स। तो देखिए जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्समेंट में लाया गया था ना, उस टाइम ये बात कही गई थी कि जो ये रिजर्वेशन दे रहे हैं ना हम एससी और एसटीज को, ये केवल 10 सालों के लिए दे रहे हैं। लेकिन बाद में जब 62nd अमेंडमेंट एक्ट आया, उसमें ये कहा गया कि भाई जो ये रिजर्वेशन है ना, इसको 10 सालों के लिए और बढ़ा दो। और देखिए आज तक भी यही होता आ रहा है कि हर बार ना इस रिजर्वेशन को आगे आगे बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, तो 62nd अमेंडमेंट एक्ट में क्या किया गया, जो एससी एसटीज का रिजर्वेशन था उसको अगले 10 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। इट इंप्लाइज अप टू 2000 AD के भाई इसको 2000 ईस्वी तक बढ़ा दिया जाता है। द रिजर्वेशन फॉर एंग्लो इंडियंस थ्रो नॉमिनेशन, तो जो एंग्लो इंडियंस को भी रिजर्वेशन दिया गया था ना कि भाई एंग्लो इंडियंस को ना नॉमिनेट किया जाता था, इन केस ऑफ देयर इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन वाज आल्सो एक्सटेंडेड अप टू 2000 AD। तो एंग्लो इंडियंस के रिजर्वेशन को भी क्या कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया, कब तक, 2000 AD तक। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद देखिए हमारा आ जाता है 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990। 1990 में जब हमारा 65वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें देखिए क्या किया गया, ए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स विद वाइड पावर्स वाज प्रोवाइडेड टू टेक केयर ऑफ द कोज ऑफ एससीज एंड एसटीज। तो देखिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई शेड्यूल्ड कास्ट थी ना, जो एससी और एसटीज थी, उनके लिए एक नेशनल कमीशन बनाया गया। कब बनाया गया था वो, 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। और जो ये नेशनल कमीशन था, ये क्या करेगा, टेक केयर करेगा किनकी, एससी और एसटीज की जो भी उनको पावर्स है या फिर जो भी उनको रिजर्वेशंस दी जाती हैं, जो भी उनको शक्तियां दी जाती है, उनका ये टेक केयर करेगा कौन, नेशनल कमीशन। ठीक है, तो ये बात आपको यहां से याद रखनी है। ठीक है, तो देखिए जो ये आगे के हमारे 69th और इससे आगे के जितने भी अमेंडमेंट एक्ट्स हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा।